हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे जो चैप्टर एग्रीकल्चर पेपर 2 के चैप्टर नंबर 6 जो कि था प्लांट प्रोटेक्शन टेक्निक। इसमें हम ऑलरेडी दोनों वीडियो था उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये है थर्ड नंबर की सब कैटेगरी जिसमें हम आज पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिजीज मैनेजमेंट, क्योंकि एक वीडियो में अगर हम दोनों को दोनों पढ़ा दिए तो शायद आप कंफ्यूज हो सकते हैं और वीडियो बहुत लेंथी हो सकता है। इसी वजह से हमें इसको डिवाइड कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IPM, इसको क्यों बोला जाता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट? क्योंकि इसमें इंटीग्रेटेड तरीके से हर एक टेक्निक को यूज़ किया जाता है। कंबाइंड फॉर्म में बहुत सारे टेक्निक्स यूज होते हैं और सबसे ध्यान रखा जाता है जो केमिकल ट्रीटमेंट है इसको मिनिमम से मिनिमम यूटिलाइज करें। तो यहाँ पे हमने दो तरह के डेफिनेशन दिया हुआ है, जिसको जिस तरह की डेफिनेशन अच्छा लगे वो पकड़ के आगे चल सकते हैं। तो पहले डेफिनेशन में हम ये देखेंगे, जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है इज एन इको फ्रेंडली अप्रोच। इको फ्रेंडली अप्रोच मतलब जिस अप्रोच में एनवायरनमेंट की किसी भी तरह कोई भी हानि ना हो। या फिर एनवायरनमेंट में कौन कौन जाते हैं? हम सब जाते हैं, ह्यूमन आ गया, फिर जितने प्लांट पौधे, जिस तरह के एनिमल्स बर्ड सब आते हैं एनवायरनमेंट में। तो इको फ्रेंडली एक अप्रोच है जहाँ पे पेस्ट को कंट्रोल किया जाता है। पेस्ट मतलब जो क्रॉप में लगते हैं, क्रॉप को खा के क्रॉप नष्ट कर देते हैं और आगे जाकर हमें क्रॉप यील्ड होता है, इकोनॉमिक लॉसेस होता है। और इसमें पेस्ट कंट्रोल इस तरह से किया जाता है जैसे कि हर एक तरह की स्ट्रैटेजी को डिफरेंट तरीके से कंबाइन किया जाता है। एंड प्रैक्टिस हमारा ये एम रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल पेस्टिसाइड को कम से कम हम यूज़ करें। तो ज़्यादा नहीं, जितने कम हो सके हम केमिकल पेस्टिसाइड को यूज़ करें। अगर हर एक तरीके से हम कल्चरल मेथड हो गया, आपको लोग को पता होगा जिन्होंने एग्रीकल्चर पढ़ा है कि एक कल्चरल प्रैक्टिस हो गया, बायोलॉजिकल प्रैक्टिस हो गया, फिर मैनुअल प्रैक्टिस हो गया। हर एक प्रैक्टिस करने के बाद अगर पेस्ट कंट्रोल हो जाता है तो हमें केमिकल पेस्टिसाइड को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर फिर भी रहती है तो हम केमिकल पेस्टिसाइड की तरफ लास्ट में जाएंगे। ठीक है। वाइल इंश्योरिंग इफेक्टिव पेस्ट कंट्रोल, हमें इफेक्टिव पेस्ट कंट्रोल करना है, लेकिन मिनिमम से मिनिमम हमें केमिकल पेस्टिसाइड को यूज़ करना है और डिफरेंट मेथड्स को कंबाइन करके हमें इको फ्रेंडली अप्रोच तरीके से पेस्ट को कंट्रोल करना है। ये हो गया फर्स्ट डेफिनेशन। सेकेंड डेफिनेशन ये है कि IPM इज एन इकोसिस्टम बेस्ड स्ट्रैटेजी। एक इकोसिस्टम को बेस करके स्ट्रैटेजी बनाया गया है जिसमें डिफरेंट तरह की जो टेक्निक होती है पेस्ट कंट्रोल की उसको कम्बिनेशन करके पेस्ट पॉपुलेशन को मैनेज किया जाता है ताकि पेस्ट पॉपुलेशन इकोनॉमिक इंजरी लेवल के नीचे रहे। इकोनॉमिक इंजरी लेवल मतलब क्या है कि जहाँ पे इकोनॉमिकली जहाँ पे जिस जगह पे मान के चलिए एक स्क्वायर फीट में या फिर स्क्वायर फुट एरिया में यहाँ पे इतने पेस्ट पॉपुलेशन है, 5 हो गया कि 10 हो गया, जितना भी उनका होता है। अगर ये एक उनका क्या बोलते हैं उसको, उनका एक टैग होता है जहाँ के नीचे अगर जहाँ पे वो पेस्ट पॉपुलेशन हो जाते हैं तो इसमें इकोनॉमिक लॉसेस काफ़ी हो जाता है। कंट्रोल मेजर्स अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर यूज़ करेंगे फिर भी कोई इतना कुछ हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसे बोलते हैं इकोनॉमिक इंजरी लेवल। तो हमें इकोनॉमिक इंजरी लेवल के नीचे चीज़ों को कंट्रोल करना सीखना होता है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट विथ मिनिमल इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, ये हो गया उसको इसका दूसरा डेफिनेशन। तो इंडिया में क्या हुआ गया, ये जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट धीरे धीरे करके बहुत प्रोमिनेंटली ये चल रहा है विच एज ए सस्टेनेबल मेथड फॉर मैनेजिंग पेस्ट इन एग्रीकल्चर। एक सस्टेनेबल मेथड के हिसाब से मेथड को ध्यान में रखते हुए इसको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हमारा एम यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर पाए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर पाए और फूड सिक्योरिटी को भी एंश्योर, फूड सेफ्टी को भी एंश्योर कर पाए। ये हमारा टारगेट होता है व्हाइल डूइंग इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का। तो पहला ऑब्जेक्टिव है मिनिमाइज केमिकल पेस्टिसाइड। ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा होना चाहिए, जहाँ पे हम केमिकल पेस्टिसाइड के ऊपर ज़्यादा सबसे कम जितना हो सके मिनिमम से मिनिमम हमें रिलायंस होना होगा पेस्ट कंट्रोल करने के लिए। सेकेंड जो होता है प्रमोट सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी एक ऐसी चीज़ है, देखिए
हमें सिर्फ हमारे जनरेशन के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि अगर हम हमारे जनरेशन को कैसे खिलाएंगे, कैसे नॉरिश करेंगे, इस बारे में हम सोचेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है वो डेफिनेटली ख़राब हो जाएगी। हमें हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके बारे में भी सोचना है कि लॉन्ग टर्म में किस तरह से सब एनवायरनमेंट भी सुस्त रहे, ह्यूमन भी सुस्त रहे और सब कुछ बहुत बढ़िया चले। तो इसी वजह से एनवायरमेंटली सस्टेनेबल को ध्यान में रखता एनकरेज करना होगा, पेस्ट कंट्रोल मेथड्स को इस तरह की बनाना होगा हमें। जो थर्ड चीज़ है ऑब्जेक्टिव है वो है प्रोटेक्ट बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म। हमें नेचुरल पेस्ट जो एनिमीज होते हैं, जो कीड़े होते हैं उनका नेचुरल एनिमीज होते हैं, जैसे कि स्पाइडर हो गया, एंट हो गया, लेडी बर्ड बिटल हो गया, ये सारे जो होते हैं कौन एनिमीज होते हैं उनको बोलते हैं पेस्ट एनिमीज, नेचुरल पेस्ट एनिमीज। तो हम जो केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं ना, कई बार ये सब भी ख़त्म हो जाते हैं। तो डेफिनेटली धीरे धीरे करके ना रेजिस्टेंट बढ़ जाता है पेस्ट में। तो हमें इसको भी ध्यान में रखना होगा कि नेचुरल पेस्ट एनिमीज को हमें सेफगार्ड करना है, बायोलॉजिकल एजेंट्स को भी सेफगार्ड करना है, एंड क्रॉप वेराइटीज़ को, जो रेजिस्टेंट क्रॉप वेराइटीज़ है उसको भी सेफगार्ड करना है। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए हमारा ऑब्जेक्टिव बनाना है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में। देन जो फोर्थ पॉइंट है वो है एनहांस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। हमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी की तो बढ़ानी है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए कि हमें सस्टेनेबल वे में, जैसे हमारा नेक्स्ट जनरेशन, उसकी नेक्स्ट जनरेशन इसमें बेनिफिटेड हो, उनके ऊपर की या फिर उनके हेल्थ के ऊपर, उनके एनवायरनमेंट के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट ना आए, सॉइल में ज़्यादा डिग्रेडेशन ना हो, एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड ना हो, ये सारी चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखते हुए एक लॉन्ग टर्म में कैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी इसके ऊपर ध्यान देना है। उसके बाद हम आते हैं की फीचर्स के ऊपर ऑब्जेक्टिव के बाद। तो की फीचर्स में पहला फीचर्स ये है इको फ्रेंडली अप्रोच है ये, जिसमें हम मिनिमाइज़ करते हैं केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ का और प्रमोट करते हैं नेचुरल पेस्ट कंट्रोल मेथड्स। हम ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल तरीके से किस तरह से पेस्ट कंट्रोल करें इसके बारे में सोचना होता है। बायोडाइवर्सिटी को एम्फासाइज करता है ये और इकोसिस्टम को बैलेंस करता है टू रिड्यूस पेस्ट आउटब्रेक। मतलब जो हर एक बार जो पेस्ट आउटब्रेक होते हैं टाइम टू टाइम, इसको भी रिड्यूस करने के लिए इकोसिस्टम को ही बैलेंस करता है। फिर सेकेंड फीचर्स हो गया यूज ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स। हमें जो नेचुरल प्रेडेटर को हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, जिसके वजह से जो पैरासिटोइड्स भी इनकॉर्पोरेट करते हैं, पैथोजेंस भी करते हैं, ये सब होते हैं कंट्रोल पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। जिसमें क्या होता है, एक एग्जांपल मान के चलिए, जैसे हम ट्राइकोगामा को रिलीज करते हैं जो मैनेज करता है लेपिडोप्टेरन पेस्ट की कैटेगरी के जो पेस्ट होते हैं, इनको ट्राइकोगामा कंट्रोल करता है। और नीम बेस्ड बायोपेस्टिसाइड भी हम यूज़ करते हैं जो कि हार्मफुल नहीं होती एनवायरनमेंट के लिए। फिर एक कल्चरल प्रैक्टिसेस इसका एक की फीचर्स होता है, जिसमें हम क्रॉप रोटेशन को प्रमोट करते हैं, इंटरक्रॉपिंग करते हैं, फील्ड हाइजीन को मेंटेन करते हैं कि टू डिसरप्ट पेस्ट ब्रीडिंग साइकिल। जो पेस्ट की डिफरेंट डिफरेंट ब्रीडिंग साइकिल होती है तो उसको डिसरप्ट करती है कल्चरल प्रैक्टिसेस। अगर हम क्रॉप रोटेशन करेंगे, डीप प्लाविंग करेंगे, सॉन एक्सपोजर करेंगे, इंटरक्रॉपिंग करेंगे, फील्ड हाइजीन मेंटेन करेंगे, ये सारी चीज़ों में ये इस तरह की जो ब्रीडिंग साइकिल डिसरप्ट हो जाती है, जिसमें पेस्ट ज़्यादा अटक नहीं हो पाती। यूजेस पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप वेराइटीज़ टू मिनिमाइज डिपेंडेंसी। हम पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज़ भी यूज़ कर सकते हैं ऑन एक्सटर्नल पेस्ट कंट्रोल मेजर। ठीक है, पेस्ट कंट्रोल मेजर्स के अलावा हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। फिर फोर्थ जो फीचर्स होती है जुडिशियस यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड ओनली व्हेन नेसेसरी। ये सब के बायोलॉजिकल कंट्रोल करने के बाद, नेचुरल कंट्रोल करने के बाद, अगर फिर भी हमें फील हो रहा है कि पेस्ट कंट्रोल नहीं हो रहा है, तभी हमें जाकर केमिकल पेस्टिसाइड की तरफ देखना होता है। और इन ए टारगेटेड मैनर हमें केमिकल पेस्टिसाइड को यूज़ करना है, क्योंकि केमिकल पेस्टिसाइड इस तरह से बनाया होता है कि वो इवन जो नेचुरल प्रेडेटर होते हैं उनको भी ख़त्म कर देता है। कभी कभी अगर आप ज़्यादा से डोज नॉन टारगेट जो एलिमेंट होते हैं एनवायरनमेंट में, उसको भी ख़त्म कर देता है, जिसमें एनवायरमेंटल कंटामिनेशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, इसको भी रिड्यूस करने के लिए हमें जुडिशियस पेस्टिसाइड यूज को के ऊपर ध्यान देना होगा। सेफर एंड बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड जो होते हैं उनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने के लिए इनकरेज करना होगा। फिर मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस, रेगुलर पेस्ट मॉनिटरिंग हमें करना होगा अगर हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं। सर्विलेंस भी करना होगा, जो कि
कंडक्टेड टू आइडेंटिफाई पेस्ट पॉपुलेशन। इसके दौरान हमें पता चलेगा पेस्ट पॉपुलेशन कैसा है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल के लेवल पे है या फिर इकोनॉमिक इंजरी लेवल पे है, एंड उसके बेसिस पर हमें कंट्रोल मेजर्स करना होगा ओनली व्हेन थ्रेशोल्ड लेवल्स आर रिच। जब जब आपको पता चलेगा कि जो पेस्ट पॉपुलेशन इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल तक आ गई है, तभी हमें पेस्ट कंट्रोल मेजर्स को करने के लिए आगे बढ़ना होगा। ठीक है, फिर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, फार्मर पार्टिसिपेशन को एनकरेज करनी होगी डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ। आईपीएम प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने के लिए फार्मर फील्ड स्कूल भी के द्वारा उनको ट्रेनिंग दिया जा सकता है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों के साथ हम आईपीएम को इंटीग्रेट कर सकते हैं हमारे जो शेड्यूल में। तो ये हो गया हमारा की फीचर्स। अच्छा दोस्तों, तो फिर हम पढ़ेंगे अब प्रिंसिपल्स ऑफ आईपीएम। आईपीएम के क्या प्रिंसिपल्स हो सकते हैं इंडिया में। तो पहली बात है प्रिवेंटिव मेजर्स हमें लेना होगा। प्रिवेंटिव मेजर्स में हम देखेंगे फोकस ऑन रिड्यूसिंग पेस्ट इंसिडेंट्स थ्रू प्रोएक्टिव मेजर्स। प्रोएक्टिव मेजर्स में कुछ कुछ ऐसे मेजर्स जिसमें हम पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप वेराइटीज़ यूज़ कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन यूज़ कर सकते हैं, इंटरक्रॉपिंग यूज़ कर सकते हैं, और जिसमें प्रिवेंटिव मेजर्स हो, मतलब हमें पहले से ही कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे जैसे कि क्रॉप इंसिडेंस आगे जाकर ना हो। तो इसमें हम केमिकल पेस्टिसाइड जो यूज़ करते हैं, इससे भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं कहीं ना कहीं। अगर पेस्ट नहीं लगेंगे तो डेफिनेटली हम पेस्टिसाइड को भी का यूज़ को भी हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं या फिर उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। फिर फील्ड हाइजीन को भी हमें मेंटेन करना है और बाय रिमूविंग क्रॉप रेसिड्यू। जो भी क्रॉप हार्वेस्टिंग के बाद जो भी रेसिड्यूज रहता है फील्ड में, जैसे कि आपने देखा होगा जो पंजाब हरियाणा में पैडी या फिर व्हीट उसको कल्टीवेशन करने के बाद एक स्टॉबुल रखते हैं और उसको बर्न करते हैं बाद में जाकर। तो क्या करते हैं, वो एनवायरनमेंट पॉल्यूशन करता है और उसमें वो डिकेइंग होके वहाँ पे डिफरेंट तरीके के सॉइल बर्न, एयर बर्न, वाटर बर्न, डिजीजेस, पेस्ट क्रिएट होता है। ठीक है, तो हमें क्रॉप रेसिड्यू को रिमूव कर देना है कम्प्लीटली। जितना सॉइल एक्सपोजर होगा फील्ड, उतना ही क्रॉप में जो जितने सारे पेस्ट डिजीजेस सॉइल में होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, जिससे जाकर और वीड्स की भी जो सीड्स होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। डीप प्लाउइंग अगर हम करेंगे उसमें भी ख़त्म हो जाएंगे ये सारी चीज़ें, जो आगे जाकर कहीं ना कहीं पेस्ट इंसिडेंस को ख़त्म करता है। ठीक है, और यही सब चीज़ें होते हैं जहाँ पे पेस्ट के हैबिटेट्स होते हैं। पेस्ट जितने सारे कीड़े मकोड़े होते हैं उनके घर होते हैं ये सारी जगह। तो हमें प्रिवेंटिव मेजर्स इस तरह से लेना है। तो सेकंड प्रिंसिपल है मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस। हमें टाइम टू टाइम मॉनिटर करना है, रेगुलर पेस्ट स्काउटिंग करना है कि पेस्ट पॉपुलेशन कितना बड़ा है फील्ड में। अगर हम फील्ड नहीं जाएंगे, सर्वेलेंस नहीं करेंगे, एक बार क्रॉप उगने के बाद हम घर में बैठ के इंतज़ार करेंगे कब क्रॉप में पेस्ट लगेगा, हम जाकर वहाँ पे पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। हमें टाइम टू टाइम मॉनिटर करना है, सर्वेलेंस करना है, पेस्ट आउटब्रेक हो रहा है या कि नहीं उसे भी डिटेक्ट करना है। ठीक है, ये किस तरह से होगा, बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे कि हम फेरोमोन ट्रैप्स अगर यूज़ करेंगे उसमें पता चलता है कि कितने इंसिडेंस है, ज़्यादा है या फिर कम है। लाइट ट्रैप्स भी यूज़ कर सकते हैं, स्टिकी ट्रैप्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी मौत आकर चिपक जाते हैं रात को। तो ये सारे मेथड्स हम यूज़ करके पेस्ट सर्वेलेंस करते हैं। फिर थर्ड जो प्रिंसिपल है वो है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। इसके बारे में भी हमने पढ़ा है। थ्रेशोल्ड लेवल मतलब एक ऐसी लेवल जहाँ पे हमें पता चलता है, जहाँ जिस लेवल पे पहुँचने के बाद हमें पता चलता है यहाँ पे हमें पेस्टिसाइड यूज़ करना है। तो हमेशा हमें यही देखना है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल को एक्सीड ना करे पेस्ट पॉपुलेशन। अगर एक्सीड करता है तो मे बी हमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ करना पड़ेगा, या फिर पेस्टिसाइड यूज़ करने से भी इतना इफेक्ट नहीं होगा जितना हमें इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल कम लेवल पे हम अगर मेजर्स लेंगे तो ही कुछ इफेक्टिव चीज़ हो सकती है। और इंश्योरिंग कॉस्ट इफेक्टिवनेस, हमें ये भी देखना है कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे ही काम करना है। बहुत ज़्यादा इनपुट नहीं देना है पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर यूज़ करके, और मिनिमाइज पेस्टिसाइड यूज़ के ऊपर भी हमें ध्यान देना है। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल मेथड्स, हमें डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन यूज़ करना है फील्ड में। बायोलॉजिकल मेथड, कल्चरल मेथड, मैकेनिकल, केमिकल कंट्रोल, ये सारी चीज़ों को मिलाकर हमें एक इंटीग्रेटेड वे में
और इफ़ेक्टिव कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे में सस्टेनेबल वे में पेस्ट मैनेजमेंट को करना है। ये हमारा जो प्रिंसिपल है, पहले हम देखेंगे बायोलॉजिकल मेथड पे करेंगे, नेचुरल कल्चरल मेथड पे करेंगे, मैकेनिकल मेथड में हम कुछ ट्राई करेंगे पेस्ट को कंट्रोल करने में। अगर फिर भी पेस्ट बढ़ते हैं, पेस्ट की इंसिडेंस बढ़ती है, फिर भी हम जाकर केमिकल कंट्रोल पे आएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में हम केमिकल कंट्रोल नहीं करेंगे। और इको फ्रेंडलीनेस कुछ भी हम मेथड्स यूज़ करेंगे, पहले हम देखेंगे इसका एनवायरमेंटल के ऊपर कोई भी बुरा असर नहीं पड़ रहा है, और ये नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं फील्ड में उससे भी ख़त्म कर नहीं कर रहा है, वो प्रोटेक्ट कर रहा है। ये दोनों चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अगर नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे, जो होते हैं नेचुरल बेनिफिटेड ऑर्गेनिजम्स, जो ये सारे पेस्ट के ऊपर फीड करते हैं, उन सारे ऑर्गेनिजम्स अगर मर जाते हैं तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं पेस्ट रेजिस्टेंस को बढ़ा देगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होते हैं जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स। तो आगे देखते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे कंपोनेंट्स क्या क्या है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की। तो पहला है यहाँ पे कल्चरल कंट्रोल। कल्चरल कंट्रोल क्या होता है? ये कल्चरल प्रैक्टिस कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रिवेंशन स्टेप। हमने पढ़ा पिछले स्लाइड में कि प्रिवेंशन स्टेप में हमें इसको इंट्रोड्यूस करना है। दीज एक्टिविटीज एम टू अलाउइंग द क्रॉप टू अवॉइड, रेजिस्ट और डिले इट्स इंटरेक्शन विद द पेस्ट। जो कल्चरल मेथड हम अगर अप्लाई करते हैं एक क्रॉप फील्ड में, तो क्या होता है, ये अवॉइड करता है पेस्ट इंसिडेंस को, या फिर ये रेजिस्टेंस भी रेजिस्ट करता है पेस्ट इंसिडेंस को, मतलब होने से बचाता है, और डिले करता है, जिस टाइम पे पेस्ट इंसिडेंस हो उसको डिले भी कर सकता है। तो ये इसका बेनिफिट होता है। ये जो होता है ये पेस्ट को डेवलप होने में भी रोकता है। तो कल्चरल कंट्रोल इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो डिफरेंट तरह से कल्चरल कंट्रोल हम कर सकते हैं, जैसे कि क्रॉप रोटेशन हो गया, इंटरक्रॉपिंग करते हैं अगर, ये भी फ़ायदेमंद होता है। मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी अगर हम मेंटेन करेंगे तो पेस्ट इंसिडेंस इसी तरह से नहीं हो पाती। फिर टाइमली सोइंग, जिस टाइम पे जो भी क्रॉप को हमें रिकमेंड किया गया है उसी टाइम पे हमें करना है, ना कि आगे ना कि पीछे। हार्वेस्टिंग भी टाइम से हमें करना है, ताकि पेस्ट पॉपुलेशन को, जो पीक पेस्ट पॉपुलेशन होता है उसको हम अवॉइड कर पाएंगे। फिर ग्रोइंग ट्रैप क्रॉप्स। जो ट्रैप क्रॉप मतलब क्या होता है, एक क्रॉप फील्ड में डिफरेंट तरह की ट्रैप क्रॉप होते हैं, अगर हम उसे लगाते हैं तो पेस्ट क्या होते हैं, उस क्रॉप में जाकर ट्रैप्स होते हैं। कौन है यार? जो क्रॉप्स होते हैं वो जाकर, सॉरी, जो पेस्ट होते हैं वो जाकर उस ट्रैप क्रॉप में जाकर लग जाते हैं, और हमारे जो मेन क्रॉप है वो बच जाता है। जैसे कि मान के चलिए मैरीगोल्ड एक ऐसी प्लांट है जिसे हम लगाते हैं अगर, तो पेस्ट जाकर वहाँ पे चिपक जाते हैं, तो मेन क्रॉप को इतना अफेक्ट नहीं करते। इस तरह की कल्चरल कंट्रोल हम कर सकते हैं। फिर रोगिंग जो करते हैं, उसमें जो सिक और डाइंग प्लांट्स होते हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं फील्ड से, जिसमें जो पेस्ट ज़्यादा जिस जो होता है पेस्ट की रिजर्वर माना जाता है, वो सिक और डाइंग प्लांट। तो इसको अगर रिमूव कर देते हैं तो डेफिनेटली पेस्ट बिल्डअप होने में ये मतलब प्रिवेंट करता है। फिर रेजिस्टेंट वेराइटीज़ को भी हमें यूज़ करते हैं कल्चरल कंट्रोल में, उसमें भी बहुत हद तक हम पेस्ट कंट्रोल को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। फिर जो सेकेंड चीज़ है, कंपोनेंट है, वो है बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल मतलब यहाँ पे नेचुरल प्रेडेटर्स, नेचुरल ऑर्गेनिज्म को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि जो लेडी बर्ड बीटल हो गया, जिससे जो कि एफिड्स को खा जाते हैं, पैरासिटोइड्स जैसे कि ट्राइकोगामा जो कि लेपिडोप्टेरन पेस्ट को खा जाते हैं। इस तरह के हम नेचुरल कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं फील्ड में, और कुछ माइक्रोबियल एजेंट्स को भी एप्लीकेशन करते हैं, लाइक बैसिलस thuringiensis जो कि कैटरपिलर को कंट्रोल करते हैं। फिर यूज ऑफ एंटोमोपैथोजेनिक फंजी और निमाटोड। ठीक है, इस तरह के कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नेचुरली बायोलॉजिकली पेस्ट को खा जाते हैं और पेस्ट कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। फिर मैकेनिकल फिजिकल कंट्रोल, इसके बारे में भी अब तो पता होगा। मैकेनिकल फिजिकल कंट्रोल ये एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जो कि फोकस करता है फिजिकली रिमूविंग अ पेस्ट। अगर पेस्ट कुछ लगा है कुछ प्लांट पार्ट में, हमें फिजिकली उसको रिमूव करना है, और उसके जो लाइफ साइकिल को, उसकी जो एक्टिविटीज़ को हमें डिस्टर्ब करना है mechanically. These practices are usually the first to be used to control pest once the threshold level has been reached. जब इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल रीच हो जाती है तभी तभी हमें इस तरह की चीज़ें करनी होती है, अगर हम मैकेनिकल और फिजिकल कंट्रोल करना चाहते हैं, जिसमें हमें एक मासेस को रिमूव कर सकते हैं, उसके जो लार्वा अडल्ट पेस्ट होते हैं, जो लाइफ साइकिल होते हैं, उसको हम डिस्टर्ब कर सकते हैं, या फिर उसे हम रिमूव कर सकते हैं फील्ड से। फेरोमोन ट्रैप के जरिए से डिफरेंट बाड़ परचेस अगर लगाते हैं, बहुत सारे बार्ड्स होते हैं जो ढूंढ ढूंढ के जो कीड़े मकोड़े उन्हें खा जाते हैं, तो
बाड़ पचस में भी फील्ड में लगाने से भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। फिर स्टिकी ट्रैप्स भी लगाते हैं ये सारी चीज़ें करने के लिए। रिफ्लेक्टिव मल्चेस भी होते हैं टू डेटर पेस्ट सच एज एफिड एंड व्हाइट फ्लाइज, ये सारी चीज़ें भी यूज़ किया जाता है। फिर लास्टली हम जाएंगे केमिकल कंट्रोल पे। ठीक है, अगर सब कुछ करके हम देख लिया फिर भी पेस्ट कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फाइनली हमें आईपीएम प्रोग्राम में केमिकल कंट्रोल को यूज़ करना है। बट ये देखना है ये सबसे लास्ट रिसर्ट होना चाहिए, मतलब सबसे लास्टली हमें यूज़ करना है केमिकल मेथड। ठीक है, तो जुडिशियस यूज ऑफ पेस्टिसाइड ओनली व्हेन अदर मेथड्स फेल अप्लाइंग देम इन ए टारगेटेड मैनर। ठीक है, जो भी मैंने आपको कहा है वही चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। सब कुछ मेथड अगर फेल्योर हो जाती है लास्टली हमें केमिकल कंट्रोल करना है और ये भी टारगेटेड मैनर में। हमें नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म को नहीं मारना है, इसी बात को ध्यान पे रखना है। रेफरेंस प्रिफरेंस पर सिलेक्टिव एंड बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड, जो पेस्टिसाइड की रेसिड्यूज ज़्यादा देर तक सॉइल पे ना हो, प्लांट पे ना हो, उसी तरह की हमें पेस्टिसाइड को सिलेक्ट करना है, सिलेक्टिव एंड बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, और एनवायरनमेंट के ऊपर उसका मिनिमम इम्पैक्ट रहेगा उस तरह की पेस्टिसाइड हमें सिलेक्ट करना है। रोटेट क्लासेस ऑफ पेस्टिसाइड हमें अगर हम एक तरह की पेस्टिसाइड डालते जा रहे हैं एक क्रॉपिंग सीजन में, तो दूसरे क्रॉपिंग सीजन में सेम टाइप ऑफ पेस्टिसाइड अगर हम यूज़ करेंगे तो बहुत चांसेस है पेस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। तो हमें क्लासेस वाइज रोटेट करना है उसी कंपोजिशन की, या फिर अलग तरह के हम एक्सपेरिमेंट करके डाल सकते हैं। तो डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन की जो पेस्टिसाइड होते हैं उसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। और लास्टली जो कंपोनेंट होता है उसे होता है लेजिस्लेटिव मेजर्स, जहाँ पे हम एनफोर्समेंट ऑफ रेगुलेशन सच एज इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 उसे मतलब उसे हम एक्ट के तरह, ये कंपोनेंट नहीं है लेकिन ये एक इस तरह की चीज़ें हैं कि हम एनफोर्समेंट करेंगे, कर पाएंगे कुछ रेगुलेशंस वगैरह। जो इंसेक्टिसाइड एक्ट है 1968 उसको अगर हम एनफोर्समेंट करेंगे जिसमें हम स्ट्रिक्टली कुछ प्रोविजंस देखें कि इस तरह की पेस्टिसाइड यूज़ मत करो, इस तरह की पेस्टिसाइड बैन है, ये हार्मफुल है, इस तरह की कुछ रिकमेंडेशन हम दे सकते हैं लोगों को, जो जिनको लोगों को फॉलो करना है। तो ये हो गया हमारा कंपोनेंट्स। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या क्या है आईपीएम को लेकर इंडिया में। तो पहले हम देखेंगे नेशनल पॉलिसी ऑन आईपीएम, जो बना था 1985 में, जिसका एम यही था कि प्रमोट करेंगे आईपीएम को एज प्राइमरी पेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी इन एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर के में मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी को प्राइमरी पेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, जिसको एक मेन फोकस पॉइंट दिया जाएगा मैनेजमेंट में आईपीएम को। और इसमें इनकरेज करा जाएगा रिसर्च एजुकेशन को, एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ को टू सपोर्ट आईपीएम अडॉप्शन। ठीक है, और सेकेंड जो आईपीएम गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिया गया था वो था सेंट्रल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सेंटर्स। ये थ्रू आउट इंडिया बहुत सारे ऐसे सेंटर्स है एस्टेब्लिश्ड किए गए हैं, जिसका टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे फार्मर्स को एंड इम्प्लीमेंट करेंगे आईपीएम प्रैक्टिसेस को। ये रेगुलर पेस्ट सर्विलेंस भी कंडक्ट कराएंगे और डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम भी करवाएंगे विथ फार्मर्स, एंड अवेयरनेस कैंपेन देंगे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स की, केमिकल पेस्टिसाइड्स हम ज़्यादा यूज़ करने से क्या हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट होती है, बोथ फॉर एनवायरनमेंट एंड फॉर ह्यूमन बींग्स, फॉर द एनिमल किंगडम। तो किस तरह की हेल्थ के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सारे सबके ऊपर अगर अवेयरनेस कैंपेन होगी तो बहुत सारी चीज़ें लगभग सही हो जाएगी। तो इसके ऊपर भी काम किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। और एक बायो पेस्टिसाइड का भी प्रमोशन हुआ था। गवर्नमेंट सपोर्ट्स द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ बायो पेस्टिसाइड अंडर इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 में। इंसेक्टिसाइड एक्ट के द्वारा बायो पेस्टिसाइड की प्रमोशन और प्रोडक्शन, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, इसके ऊपर भी जोर दिया गया था, और जिसका एम यही था कि हमें रिड्यूस करना है डिपेंडेंसी ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स। ठीक है, और एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिया गया था जिसका नाम है फार्मर फील्ड स्कूल, और ये लगभग हर एक ब्लॉक में होता है, ग्रास रूट लेवल में जो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स वगैरह मिलकर ये सब चीज़ें निभाते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत क्रूशियल रोल निभाती है इसमें। और इसमें फार्मर्स को एजुकेट किया जाता है अबाउट डिफरेंट आईपीएम टेक्निक्स और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की, कौन सी फील्ड में, कौन सी स्टेज में, कौन सी प्रॉब्लम अगर हो तो आप किस तरह की ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, फिजिकल मेथड यूज़ कर सकते हैं, बायो पेस्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं विदाउट इंस्टेड ऑफ यूजिंग द केमिकल फर्टिलाइजर्स। ठीक है,
तो ये सब के बारे में अवेयरनेस कैंपेन फार्मर्स को एजुकेट किया जाता है। और एक चीज़ और एक बहुत सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, लेकिन मैं यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखी हुई हूँ जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर सबमिशन ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड प्लांट क्वारंटाइन, इसके ऊपर भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव है। ये एक कंपोनेंट होता है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, NMSF, जिसका और एक नाम था NFSA, ठीक है, उसको चेंज करके नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बना दिया गया है। और ये प्रमोट करता है सस्टेनेबल पेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, किस तरह से हम पेस्ट को मैनेजमेंट करें ताकि एक सस्टेनेबल वे में ज़्यादा देर तक लॉन्ग टर्म के लिए ये एनवायरनमेंट को भी हार्म ना पहुँचे और जो हमारा इकोसिस्टम है उसके ऊपर भी, हमारी ह्यूमन हेल्थ पर भी कोई बुरा असर ना पड़े और लंबे समय तक पेस्ट को कंट्रोल हम कर सके। इसके ऊपर भी गवर्नमेंट बहुत इस तरह की बहुत सारे इनिशिएटिव लेता है। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे चैलेंजेस क्या क्या है IPM को इम्प्लीमेंट करने में हमारे इंडिया में, ठीक है। पहले तो ये है लैक ऑफ अवेयरनेस, हमारे पास अवेयरनेस इतने ज़्यादा नहीं है। मेनी फार्मर्स लैक एडिक्वेट नॉलेज ऑफ IPM प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। एक तो अवेयरनेस की प्रॉब्लम है और दूसरा ये है कि इसके मतलब लोगों को हमेशा जल्दी रिजल्ट चाहिए, ठीक है। हमें इमीडिएट सब कुछ रिजल्ट चाहिए, हमारे पास पेशेंस ही नहीं है। आजकल के जो फार्मर्स होते हैं ना, उनको चाहिए कि हम कम वक्त पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिले और हमें जल्दी प्रोडक्शन मिले। तो इसी वजह से अवेयरनेस की भी कमी रहती है कहीं न कहीं उनके पास। अच्छी खासी जो पिछले ज़माने में जो फार्मर्स यूज़ करते थे, अपने ट्रेडिशनल नॉलेज को लेके यूज़ करते थे, पेस्ट कंट्रोल करते थे। आजकल ये सब आसान हो जाता है ना पेस्टिसाइड यूज़ करना। आप खुद ही सोचो, आपके अगर बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो पहले हम गोलियों के, आजकल के जो ज़माने हो गए हैं, हम पहले गोली टैबलेट जो मेडिसिन होते हैं एलोपैथिक मेडिसिन, उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। हमें ये नुस्खे जो पुराने ज़माने में जो छोटी छोटी नुस्खे करते थे, ये लंबी देर तक चलती थी लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट देती थी। उसी तरह कि एक तो अवेयरनेस नहीं है, सेकेंडली हमें इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सेकेंड है ओवर यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड। डिस्पाइट IPM एडवोकेसी, एक्सेसिव इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ होता है केमिकल पेस्टिसाइड का, जो एक दिन ब दिन धीरे धीरे चैलेंजेस बढ़ती जा रही है मतलब एक चैलेंज की तरह उभर कर आ रही है हर एक चीज़। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स है हमारे पास। फील्ड मॉनिटरिंग टूल्स इतने ज़्यादा एडवांस लेवल के नहीं है। ट्रेंड पर्सनल भी इतने अच्छे खासे नहीं है रिमोट एरियाज़ में, जिसके वजह से भी एक चैलेंजेस क्रिएट हो जाती है। फिर रेजिस्टेंस मैनेजमेंट, हमें पेस्ट डेवलपिंग रेजिस्टेंट टू पेस्टिसाइड्स एंड बायो कंट्रोल एजेंट्स, जो कि नेसेसिएट्स कंटिन्यूस रिसर्च एंड इनोवेशन। हमें इसके ऊपर रिसर्च इनोवेशन करना चाहिए। रेजिस्टेंट को हम कैसे मैनेजमेंट करें, जो पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाती है जो वेराइटी, तो उसे कैसे हम मैनेज करें, इसको भी हमें एडिक्वेट रिसर्च एंड इनोवेशन इसके ऊपर होना चाहिए। फिर रेजिस्टेंट टू चेंज, फार्मर्स अपन हेजिटेट टू अडॉप्ट IPM प्रैक्टिसेस। मैंने कहा ना, ड्यू टू परसिव्ड कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत सारे ऐसे चीज़ें होते हैं कल्चरल प्रैक्टिसेस, ये लॉन्ग टर्म मतलब इसके बेनिफिट्स थोड़े लॉन्ग टर्म में दिखते हैं, इमीडिएट नहीं दिखते। तो इसी वजह से ना इमीडिएट लैक ऑफ इमीडिएट रिजल्ट्स, ये जो ग्रोइंग पॉपुलेशन को खाना जुगाना भी एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट हो रही है। इसमें सिर्फ दोष फार्मर्स की नहीं है, हमारे भी है, क्योंकि हम दिन ब दिन ग्रोइंग पॉपुलेशन में जा रहे हैं, हमें बहुत सारे खाने की ज़रूरत है। तो अगर हम देर करें प्रोडक्शन में, हमें ये सारी चीज़ों में हम इन्वेस्ट करें IPM में इंस्टेड ऑफ गोइंग केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स जो भी है, तो ये कहीं न कहीं एक दूर मतलब देर से हमें प्रोडक्शन देगी, अच्छी खासी रिजल्ट देगी, लेकिन देर होगी। और इस इतना बड़ा पॉपुलेशन को इतने देर तक भूखा रखना भी सही नहीं होता है, ठीक है। और हाई इनिशियल कॉस्ट, IPM प्रैक्टिसेस के लिए बहुत सारे इनिशियल कॉस्ट की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, मॉनिटरिंग इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, और बहुत सारे बायो कंट्रोल एजेंट्स जो कि बायो पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनके ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करना, रिसर्च करना, प्रॉपर नॉलेज के साथ, ट्रेनिंग के साथ, ये थोड़ा चीज़ें बहुत इनिशियल कॉस्ट हाई हो जाती है, जो कि एक चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट कर देती है। यहाँ पे दोस्तों मैंने कुछ सक्सेस स्टोरीज इंक्लूड किए हैं IPM के ऊपर। IPM को अडॉप्ट करके इंडिया की बहुत सारी जगह पे बहुत सक्सेस मिली है। जैसे कि हम देख सकते हैं कॉटन में हम IPM को इंट्रोड्यूस करके बोलवर्म को बहुत देर तक बहुत सक्सेसफुली तरीके से कंट्रोल कर चुके हैं।
बोलवर्म जो होता है आप लोग को पता है, एग्रीकल्चर जो जिन्होंने आपने तो एग्रीकल्चर पढ़ा हुआ है, ऑप्शनल है आपका तो पता है आप लोग को, कटन में सबसे जो ज़्यादा लगती है वो होता है बोलवर्म। और आईपीएम के प्रैक्टिसेस के द्वारा इंक्लूडिंग जिसमें हम फेरोमोन ट्रैप्स यूज़ करते हैं, बायो पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, और ये सब करके हम इंट्रोड्यूस करके बोलवर्म को काफ़ी हद तक रिड्यूस किए हैं इन कॉटन फील्ड्स। उस तरह से राइस में ब्राउन प्लांट होपर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आंध्र प्रदेश में, और उड़ीसा में भी ये बहुत बार देखने को मिलता है। और इसको हमने बहुत लगभग 50% तक इसको रिड्यूस किया है यूज ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड रेजिस्टेंट वेराइटीज़, जो कि इफेक्टिव मैनेजमेंट किया है ब्राउन प्लांट होपर का राइस में इन ग्रोइंग एरियाज, और जिसमें हम पेस्टिसाइड यूज़ का 50% यूज़ को भी घटा चुके हैं। शुगर केन में भी हम इम्प्लीमेंटेशन किए हैं बहुत सारे आईपीएम टेक्निक लाइक ट्रास मल्चिंग और इंटरक्रॉपिंग हम यूज़ करते हैं, नेचुरल प्रिडेटर्स हम इसमें यूज़ करते हैं, जो कि पेस्ट इंसिडेंस को बहुत हद तक रिड्यूस करता है। फिर वेजिटेबल्स, पंजाब में वेजिटेबल्स प्रोडक्शन में भी काफ़ी हद तक आईपीएम मददगार हुआ है, जैसे कि हम नीम ऑयल स्प्रे अगर करते हैं, ये एक बहुत बड़ी पेस्ट इंसिडेंट्स को रोकता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स हम यूज़ करते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स, बायो इंसेक्टिसाइड्स, जिसमें हम अफिड, थ्रिप्स, फ्रूट बोरर्स, ये सब को भी काफ़ी हद तक हमने कंट्रोल किया है। अब हम देखेंगे इसका वे फॉरवर्ड क्या। हमने चैलेंजेस पढ़ लिया, हमने क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लोग, क्या क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, बेनिफिट्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, सब कुछ हमने पढ़ लिया। अब देखेंगे वे फॉरवर्ड और क्या किया जा सकता है, कुछ सजेशन वगैरह अगर हम आईपीएम के बारे में देखें तो हम ये पहले पाएंगे कि हमें ट्रेनिंग और अवेयरनेस के ऊपर कुछ एनकरेजमेंट करनी होगी। फार्मर को कैसे अवेयरनेस दिया जाए, किस तरह के स्किलफुल ट्रेनिंग दिया जाए अबाउट द इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल बेनिफिट। आईपीएम की इकोलॉजिकल बेनिफिट क्या है, इकोनॉमिकल बेनिफिट क्या है, कैसे आप पैसा बचा सकते हो, बेनिफिट पा सकते हो, प्रॉफिट इनकम जनरेट कर सकते हो। इसके ऊपर हमें एक्सटेंशन सर्विसेज को भी यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग करने के लिए फार्मर्स को एजुकेट करना होगा। इस सारे ऊपर के ऊपर ध्यान देना होगा। फिर उसके बाद रिसर्च इनोवेशन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। हमें रिसर्च इनटू न्यू बायोपेस्टिसाइड, क्या क्या न्यू बायोपेस्टिसाइड हम इनोवेट कर सकते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप कैसे हम इनोवेट कर सकते हैं, मतलब रिसर्च करके उसके ऊपर कैसे काम करके जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हो गया, या फिर जेनेटिक सिस्टम को यूज़ करके हम किस तरह से पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स निकाल सकते हैं, इनोवेटिव पेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक और क्या क्या हो सकता है, इसके ऊपर थोड़ा बहुत रिसर्च इनोवेशन होना ज़रूरी है। पॉलिसी सपोर्ट भी होना चाहिए, जैसे कि रेगुलेट पेस्टिसाइड यूज़ के ऊपर कुछ पॉलिसी, और आईपीएम प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने के लिए नेशनल लेवल पे कुछ, और उसको प्रमोट करने के लिए कुछ पॉलिसी सपोर्ट वगैरह भी अर्डन करनी होगी गवर्नमेंट को। फिर डिजिटल टूल्स, हमें बहुत सारे डिजिटल, आजकल का ज़माना है वो एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादातर हम डिपेंडेंसी हो गए हैं, तो इसके ऊपर हमें मोबाइल ऐप्स कुछ इस तरह की डेवलप करनी होगी, जिसमें हम पेस्ट कंट्रोल को सर्विलेंस कर पाए, ड्रोन के एप्लीकेशन से पेस्ट सर्विलेंस कर सके, और प्रिसिशन एप्लीकेशन जिसमें हम एआई टूल्स को यूज़ करके हम किस तरह से क्रॉप प्रोडक्शन हो गया, क्रॉप मैनेजमेंट हो गया, पेस्ट कंट्रोल मेजर्स, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। और लास्टली जो कुछ वे फॉरवर्ड है जो है कोलाबोरेटिव अप्रोचेस, कि हमें गवर्नमेंट को, रिसर्च इंस्टीट्यूशन को, एनजीओस को, प्राइवेट सेक्टर को, हर एक इंस्टीट्यूशन को साथ में लाकर, साथ आकर एक कोलाबोरेटिव अप्रोचेस में काम करना होगा। ये एक काम नहीं है, एक फार्मर की काम नहीं है, या फिर एक गवर्नमेंट की काम नहीं है। हमें फार्मर के लेवल पे, फार्मर को ऊपर अगर हेल्प करनी होगी, वो हर एक लेवल पे उसे सपोर्ट करना होगा, जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट आना होगा, इंस्टीट्यूशन के, रिसर्च इंस्टीट्यूशन भी गवर्नमेंट को, फार्मर को हेल्प करनी होगी, एनजीओस को इनकरेज करना होगा, और प्राइवेट सेक्टर्स भी मिलके, ये सब मिलके इसके ऊपर काम करेंगे, तो ही इस आईपीएम स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अगर हम देखेंगे आईपीएम, इंडिया में आईपीएम की क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा है अभी तक, अगर हम देखेंगे तो 50% पेस्टिसाइड रिडक्शन हो चुका है, हैव लेड टू सिग्निफिकेंट रिडक्शन ऑफ पेस्टिसाइड यूज बहुत सारे क्रॉप्स में इंडिया में, और 30% यील्ड इंक्रीज भी हो चुका है आईपीएम टेक्निक को यूज़ करके, और ये 40% कॉस्ट सेविंग्स भी देता है। ठीक है, अगर रिडक्शन इन पेस्टिसाइड यूज एज रिजल्टेड इन सब्सटेंशियल कॉस्ट सेविंग्स फॉर फार्मर्स इम्प्लीमेंटिंग आईपीएम। तो लास्टली हम देखेंगे एनवायरमेंटल बेनिफिट्स क्या है इसका।
तो एक है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इसमें कंजर्वेशन होगा बायोडाइवर्सिटी का, क्योंकि बेनिफिशियल इंसेक्ट बच जाएंगे, वो नहीं मरेंगे। वाइल्ड लाइफ के ऊपर भी इसका कुछ हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सॉइल हेल्थ भी इम्प्रूवमेंट होगी, क्योंकि बार बार वही केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करने से रेसिडुअल इफेक्ट क्रिएट होती है, वो सॉइल पे जाके सॉइल को का फर्टिलिटी को ख़राब कर देते हैं। और हम अगर आईपीएम की तरफ जाएंगे, बहुत सारी नेचुरल चीज़ें को ट्राई करेंगे, तो डेफिनेटली सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो रिजर्व रहेगी। वाटर क्वालिटी भी प्रोटेक्शन होगी, जैसे बहुत लेस केमिकल अगर यूज होगा तो रन ऑफ भी कम होगा, जो कि वाटर क्वालिटी को कहीं ना कहीं इम्प्रूव करेगा, और ये एग्रीकल्चर एरियाज़ को भी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को भी एनहांस करेगी। फिर कार्बन फुटप्रिंट रिडक्शन, डिक्रीज रिलायंस ऑन केमिकल इनपुट्स, केमिकल जितना कम हम यूज़ करेंगे तो रेसिडुअल इफेक्ट कम होगा एनवायरनमेंट के ऊपर। एनवायरनमेंट में जो बायोडाइवर्सिटी में जो भी हार्मफुल इफेक्ट आता है, उसकी साइड इफेक्ट आता है, वो भी रिडक्शन होगा, जिसके वजह से जो कार्बन फुटप्रिंट होता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ये भी कहीं ना कहीं रिडक्शन हो जाएगी। अदर कुछ बेनिफिट्स हमने यहाँ पे मैंने नोट आउट किया है, जो है क्रॉप बेनिफिट्स, इम्प्रूव्ड इंक्रीज क्रॉप प्रॉफिट्स, क्रॉप से प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने क्वालिटी तरीके से पेस्ट को कंट्रोल किया है। मेंटेन मार्केट एक्सेस भी मेंटेन हो जाएगी। रिस्क ऑफ रेस्ट्रिक्शन फर्दर प्रोड्यूस ड्यू टू पेस्टिसाइड रेसिड्यू, पेस्टिसाइड की बहुत सारी रेसिड्यूज इफेक्ट होती है, जो कि कहीं ना कहीं घटा देगी। ठीक है। और इंक्रीजिंग पब्लिक कॉन्फिडेंस ड्यू टू फॉलोइंग सेफर प्रोसीडियर्स, तो ये सारी चीज़ें होती है। हेल्थ रिस्क बहुत मिनिमाइज हो जाएगी। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो नेगेटिवली पड़ रहा है वो भी घट जाएगी। तो इस तरह से बहुत सारे बेनिफिट होंगे। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे मैंने कुछ कंक्लूजन लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आईपीएम के ऊपर कुछ आता है आंसर राइटिंग, तो आप यहाँ पे कंक्लूजन में इस तरह की कुछ स्टेटमेंट लिख सकते हैं, जैसे कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया होल्ड्स एक सिग्निफिकेंट प्रॉमिस को होल्ड करता है, जो कि हमारे एग्रीकल्चर की सस्टेनेबिलिटी को इम्प्रूव करेगी, व्हाइल सेफगार्डिंग ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल हेल्थ। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। हमारी एनवायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ आज के ज़माने में एक बहुत बड़ी कंसर्न है, हर एक वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया में नहीं है, वर्ल्ड में। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम देख लेते हैं, सस्टेनेबिलिटी, एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी को इम्प्रूव करके, तो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट हो जाएगी, एक बहुत बड़ी बेनिफिट हो जाएगी हमारे वर्ल्ड के लिए। और इसकी सक्सेस रिलाइज करती है वाइड स्प्रेड अडॉप्शन। ये एक फार्मर, दो फार्मर, या फिर एक कंट्री का अडॉप्शन से ये काम नहीं चलने वाला। ये इसको वर्ल्ड वाइड अडॉप्शन अगर करेंगे सब मिलजुल के, तो ही इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और इसके लिए कंसिस्टेंट गवर्नमेंट की सपोर्ट मिलनी चाहिए, और इंटीग्रेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी इंटीग्रेशन होना चाहिए विथ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, और इसके साथ साथ डिफरेंट कोलैबोरेटिव अप्रोचेस भी होना चाहिए। तो ये एक बहुत बढ़िया कंक्लूजन हो सकती है। कैसा लगा मुझे ये वीडियो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट के थ्रू, और अगर हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। जिस आप लोग को लगता है, अगर कोई आपके फ्रेंड्स एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ये तो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट में एक लाइक के बटन भी दबा सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, स्टे ट्यून विथ माय चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। ओके, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।